विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। इतिहास कर रहे थे हम, है ना। आज हमने करना है विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या करना है? प्री और मेंस के हिसाब से कीजिए। कभी मेंस लिखना पड़ जाए, शॉर्ट नोट में आ जाए, तो कम से कम 20 शब्द 50 शब्द में आपको किसी भी विदेशी यात्री के बारे में क्या आना चाहिए? लिखना आना चाहिए। ठीक है। पहला जो विदेशी यात्री है वो मेगास्थनीज है। कौन है? 304 से 299 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। अब आप बोलेंगे उल्टा क्यों बोल रहे? तो जो बीसी होता है वो उल्टा ही चलता है। 304 से 299 ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। अगर बीसी कैपिटल में लिखा है इसका मतलब कंफर्म है डेट, और अगर स्मॉल में लिखा है बीसी इसका मतलब किताब में डेट कंफर्म नहीं है, अंदाजा लगाया गया है। इतिहास में जो पढ़ने का तरीका होता है, कैपिटल बीसी मींस कंफर्म। तो ये लगभग कैपिटल बीसी है, कंफर्म है कि मेगास्थनीज जो भारत में है, जो उसका काल है वो कब है? 304 से 299 बीसी। ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया। कैसे पढ़ते हैं बता देता हूं। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। क्या लिखी? इंडिका लिखी। क्या लिखी? तो इंडिका अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हुई है। विभिन्न क्लासिकल लेखकों के उद्धरणों को उठाकर एक पुस्तक संकलित की गई है, जिसको हमने बोला है क्या? इंडिका। क्योंकि क्लासिकल लेखक जगह जगह पर लिखते हैं कि मेगास्थनीज ने ऐसा कहा है, मेगास्थनीज ने वैसा कहा है, तो उसकी जितनी भी बातें हैं उनको संकलित करके एक पुस्तक बनाई गई है, जिसका नाम क्या है? इंडिका, है ना। अब क्या हुआ था भाई कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जिसमें यह नहीं पता, इतिहास में यह साक्ष्य तो नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन जिस हिसाब से दहेज मिला, जिस हिसाब से सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कराया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया, है ना। तो उस हिसाब से लगता कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और सेल्यूकस निकेटर इसमें क्या हुआ? हारा। ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए। सबसे पहले उसने दिया कौन सा? एरिया, मतलब हेरात। दूसरा उसने दिया अराकोशिया यानी कांधार। तीसरा दिया उसने जेड्रोसिया, जेड्रोसिया यानी मकरान। और चौथा दिया उसने पेरोपनिसडाई, पेरोपनिसडाई यानी काबुल। ये 4 जगह उसने दहेज में दिए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसका साम्राज्य काबुल तक पहुंच गया। किसका? हेरात तक पहुंच गया चंद्रगुप्त मौर्य का, दहेज में मिला। पुत्री कौन थी? हेलेना। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दिए अपने ससुर जी को 500 भारतीय हाथी दिए। क्या दिए? 500 भारतीय हाथी दिए। ठीक है। तो तब सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कुछ उद्धरण गलत लिखता है भारतीयों के बारे में। नंबर 1 बोलता है यहाँ पर 7 जातियां हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ 4 वर्ण थे। कितने? मेगास्थनीज लिखता है कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। शायद उसके देश में दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, लेकिन इस देश में दासों के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं, उतना बुरा व्यवहार नहीं हुआ जितना कि यूनान में होता था। ठीक है। तीसरा उसने बोला कि भारतीय लिखने की कला से अनभिज्ञ हैं, जबकि उसी समय का एक नियारकस है, वो कहता है कि भारतीय कपड़े पर लेखन कार्य करते हैं। क्या करते हैं? और कपड़े पर लेखन कार्य करते थे भाई हम लोग। मैंने बताया था आपको, जन्म पत्रियां जो बनती थी वो कपड़े पर ही बनती थी। वो तो अब हो गया ना कंप्यूटर का जमाना कि प्रिंट आउट निकाला और बस हो गया, लेकिन पहले कपड़े पर बनती थी जन्म पत्रियां। यानी भारतीय कपड़े पर लेखन कार्य करते थे। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिले हैं, आपके शिलालेख मिले हैं, है ना। तो लेखन कला से अनभिज्ञ कैसा हो सकते हैं भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना? बिंदुसार बना। बिंदुसार के बाद कौन बना? अशोक बना। अशोक भी तो शिलालेख खुदवा रहा है, बिना लिखाई के हो जाएगा शिलालेख। जो रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, तो वो बिना लेखन कला के तो नहीं हो सकता। मेगास्थनीज गलत उद्धरण देता है क्या? कि लेखन कला से अनभिज्ञ है। समझ में आ गया? तो ये क्या बोलता है बता देता हूं मैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया। इसने मौर्यकालीन भारत के बारे में अपने अनुभवों और विचारों को अपनी पुस्तक इंडिका में लेखबद्ध किया। यद्यपि मूल रूप में यह पुस्तक अप्राप्य है, यानी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो प्रवर्ती लेखक हैं जैसे एरियन हो गया, स्ट्रैबो हो गया, प्लिनी हो गया, है ना, इनकी रचनाओं से इस पुस्तक के कुछ अंश उद्धृत होते हैं, किए गए हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। उसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, किंतु सती प्रथा का उल्लेख किया है। किसका किया है? सती प्रथा का उल्लेख किया है। ठीक है।
उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायनोसियस, किसकी? यूनानी देवता डायनोसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। अब वही जो डायनोसियस है वो भगवान शिव है। जो भगवान शिव का यूनानी नाम है वो क्या है? डायनोसियस। समझ में आया? भगवान शिव की पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं की जाती थी, भगवान शिव की पूजा बहुत दूर तक की जाती थी। ये बात अलग है कि बाद में फिर धर्म युद्ध हुए, अलग अलग चीज़ें हुई, अलग अलग क्या हुए, पंथ, अलग अलग धर्म आए, तो उसकी वजह से वो चीज़ें क्या हो गई। लेकिन यूनानी नाम जो है डायनोसियस है। और जो भगवान कृष्ण है उनका नाम है हेराक्लीज, क्योंकि एक जगह पे लिखता है कि जो भारतीय सेना है वो हेराक्लीज के झंडे लेकर चलती है ना, जो झंडे हैं उन पर भगवान कृष्ण की क्या होती, फोटो बनी होती है। तो हेराक्लीज जो नाम है वो किसका? कृष्ण का है। किसका नाम है? तो इसने बताया कि डायनोसियस और हेराक्लीज की पूजा करते थे, जो कि क्या है? क्रमशः डायनोसियस हो गए शिव और हेराक्लीज हो गए कृष्ण। इतना समझ में आ गया? उसने लिखा भारत में दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे। अरे भाई कहाँ से पढ़ने, क्योंकि उत्तर भारत में था ना, उत्तर भारत की जो भूमि है बहुत उपजाऊ पहले भी थी, आज भी है। दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे। उसके अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रबंध एक नगर परिषद द्वारा होता था। क्या होता था? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में लिखा है कि पाटलिपुत्र के लिए, पाटलिपुत्र जो नगर था उसके प्रबंधन के लिए 5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। तो टोटल कितने लोग होते थे? 5 छके 30 लोग होते थे। 6 समितियां होती थी, हर समिति में 5 लोग होते थे, और हर समिति का काम क्या होता था? अलग अलग होता था। कुछ का काम होता था जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना, कुछ का काम होता था क्या? माप तौल की देखभाल करना कि माप तौल सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो हम क्योंकि एंशिएंट में पढ़ चुके हैं कि किसका क्या काम था, किस समिति का, पर मैं ये बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो बोला गया कि पाटलिपुत्र नगर के प्रबंध के लिए जो समितियां थी उनकी संख्या कितनी थी। एक बार ये पूछा तो 6 समितियां थी। एक बार पूछा कुल कितने सदस्य होते थे, तो 5 छके 30 सदस्य होते थे। 6 समितियों में 5 सदस्य होते थे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आप इसका डिटेल पढ़ना चाहो तो मैं बता देता हूं, अगर जाना चाहो आप। ठीक है। प्रथम समिति जो थी उसका काम था भाई उद्योग शिल्प का निरीक्षण करना। दरअसल ना इसमें तीसरी समिति का काम पूछा एक बार यूपीएससी ने। क्या पूछा? तीसरी समिति का काम पूछा। मेगस्थनीज ने कहा कि नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल करता था, जिसमें 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति का काम होता था उद्योग शिल्प का निरीक्षण करना। क्या काम होता था? उद्योग शिल्प का निरीक्षण करना। पेज नंबर 46, उद्योग शिल्प का निरीक्षण करना। दूसरी समिति का काम होता था विदेशियों की देखभाल करना। दूसरा काम क्या होता था? तीसरी समिति जन्म मरण का पंजीकरण, लेखा जोखा रखती थी। अब ये इसलिए पूछा कि बिफोर क्राइस्ट में भी इस देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता था। अब जब कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसका पंजीकरण कराना पड़ता है, नगर पालिका नगर निगम कराते हैं। उस जमाने में भी होता था। तृतीय समिति करती थी जन्म मृत्यु का पंजीकरण। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य देखती थी। क्या देखती थी? व्यापार वाणिज्य नियमों से चल रहा है या बिना नियमों के चल रहा है। ठीक है। पंचम समिति देखती थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और छठी समिति बिक्री कर वसूल करने का कार्य करती थी। इतना समझ में आ गया? ये बोला भाई उसने। इसमें भारतीय पत्तनों, बंदरगाहों, व्यापारी माल का वर्णन किया गया है। किसमें? इंडिका में। जो इंडियन पोर्ट्स थे, पत्तन मतलब पोर्ट्स, सी पोर्ट्स जो होते हैं जहां पर बड़े बड़े जहाज क्या करते हैं? रुकते हैं। बंदरगाह, व्यापारी माल, व्यापारिक माल। ठीक है। इसमें दक्षिण भारत के पत्तनों एवं प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसमें? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। यहाँ पर एरिथ्रियन सी जो है वो क्वेश्चन बना किसके लिए कहा गया है? रेड सी के लिए कहा गया है। कई बार क्वेश्चन बना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? आपने आंसर देना है कि किसने लिखी? अज्ञात। क्या लिखना है आपने? अज्ञात लिखना है। क्या लिखना है? अज्ञात लिखना है। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में लिखा है कि फारस की खाड़ी में भृगुकच्छ में दासों का निर्यात किया जाता था। क्या किया जाता था? दासों का निर्यात कहां से होता था? भृगुकच्छ से होता था।
भृगुकच को ही हम बड़ौच बोलते हैं। बड़ौच जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इसको यूनानियों ने बेरी गाजा भी कहा है। एक बार क्वेश्चन बना कि भड़ौच का यूनानी नाम क्या था? बेरी गाजा। लिख लो भाई, किताब में ही काम आएगा। बेरी गाजा, क्या? बेरी गाजा। इतना समझ में आ गया? टॉलमी, टॉलमी कौन थे? भूगोलवेता थे एक बहुत बड़े, द्वितीय शताब्दी के मध्यकाल में। यूनानी भूगोलवेता। कौन? यूनानी भूगोलवेता। इसने द्वितीय शताब्दी कालीन भारत में भूगोल का वर्णन किया, किंतु इसका विवरण में अनेक त्रुटियां हैं। किताब का नाम पूछता है, ज्योग्राफिया लिखी इन्होंने। क्या लिखी? ज्योग्राफी। क्या लिखी टॉलमी ने? क्वेश्चन पूछा एक बार, कौन इनमें से भूगोलवेता है? हेरोडोटस, प्लिनी, टॉलमी। तो आंसर टॉलमी। समझ में आ गया? उसके बाद आता भाई प्लिनी। पहले हमने पढ़ा मेगास्थनीज, फिर हमने पढ़ा टॉलमी, अब हम पढ़ रहे प्लिनी। प्लिनी जो है प्रथम शताब्दी का है, 1st सेंचुरी एडी का है। एडी में आ गया ये यूनानी लेखक है। इसकी किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या? नेचुरल हिस्ट्री। ये लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्ट्री लिखी इन्होंने और इंडिका पर आधारित है। इन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में प्रतिवर्ष रोम से भारत में चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में बन चुका है जब सब्जेक्ट हुआ करता था कि कौन सा यूनानी इतिहासकार है जो अपने देश की दशा और दिशा पर रोता है। दरअसल क्या हुआ कि बंगाल का मलमल जाता था यहाँ से। कहाँ? यूनान में, रोम में। और वो इतना महीन होता था कि पूरा थान अंगूठी से निकल जाए। और वहां से आता था सोना। क्या आता था? तो उस देश का सारा सोना कहाँ आ गया था? लगभग भारत आ गया था। और भारत से क्या जा रहा था? महीन कपड़ा। और उस महीन कपड़े को राज परिवार की स्त्रियां बड़ा पसंद करती थी, और स्त्रियां बड़ा पसंद करती थी उसके देश की, और नैतिकता को खतरा उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? मतलब कपड़ा होता है शरीर ढकने के लिए। किसके लिए? अब जब वो कपड़ा बिल्कुल, मैंने कहा, ट्रांसपेरेंट है, तो नैतिकता को खतरा उत्पन्न हो गया। कहाँ पर? उसके देश में। तो इसलिए वो रोता है एक जगह पर। प्लिनी वो कहता है कि मेरे देश का सारा सोना भारत चला गया, और भारत से जो मलमल आ रहा है वो मेरे देश में क्या नैतिकता के लिए क्या कर दिया उसने? खतरा उत्पन्न कर दिया है। क्या कर दिया है? यानी मॉरल वैल्यूज जो है वो क्या हो रही है? गर्त में चली गई। तो ज्योग्राफी लिखी किसने? टॉलमी ने। प्लिनी ने लिखी नेचुरल हिस्ट्री। याद रहेगी? नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी ने, अच्छा, एक वॉल्केनो जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम एक प्लिनियन टाइप वॉल्केनो भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्लिनियन टाइप वॉल्केनो। दरअसल उसका उल्लेख प्लिनी ने किया था। किसने किया था? तो आपने मुझे बताना कि प्लिनियन टाइप वॉल्केनो, किस वॉल्केनो का उल्लेख किया था प्लिनी ने अपनी नेचुरल हिस्टोरिका में, हिस्ट्री में। तो इसने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में प्रतिवर्ष बता दिया मैंने, प्लिनी ने भारतीय बहुमूल्य रत्नों की एक लंबी सूची दी है और भारत को एक बहुमूल्य रत्नों वाली एक बड़ा उत्पादक देश बताया है। उसने भारत तथा उसकी नदियों को रत्न धारक उपाधि से विभूषित किया है। किसने भारत की नदियों को रत्न धारक उपाधि से क्या विभूषित किया है? आंसर प्लिनी ने। किसने? प्लिनी ने भाई। उसके बाद आता है भाई स्ट्रैबो। कौन आता है? स्ट्रैबो। ये यूनानी लेखक था, 2री शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? 2री शताब्दी में भारत आया था। इसके अनुसार मौर्य काल में नावों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। स्ट्रैबो लिखता है, क्या लिखता है? कि नावों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। यह कथन किसका है? आंसर स्ट्रैबो का है। किसका है? उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी हस्तशिल्पी के हाथ या आंख को क्षति पहुंचाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। शिल्पी की आंख फोड़ना और उसके हाथों को क्या करना? क्षति पहुंचाने का मतलब क्या था? मृत्युदंड था। कौन करता है ये उल्लेख? आंसर स्ट्रैबो करता है। उसने पश्चिमी व्यापार में भारतीय भागीदारी से संबंधित रोचक संस्मरणों का वर्णन किया है। किसने? स्ट्रैबो ने भाई। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है भैया फाइयान। कौन आता है? 399 से 414। 399 से, कुछ लोग लिखते हैं 15 साल, कुछ लोग लिखते हैं 16 साल। कितने साल रहा कि फाइयान? तो कुछ लोग लिखते हैं, मैंने कुछ किताबों में लिखा रहता है कितना, तो अगर 99 को भी गिन लें और 14 को भी गिन लें तो 16 साल होते हैं। कितने होते हैं? 16 वर्ष होते हैं। ठीक है, होते हैं, देख लो। 14 साल वो हो गए, 99 100 400, 2 साल ये हो गए, तो 16 साल। किसी पेपर में आंसर 16 साल था। दरअसल क्या था? फाइयान कितना रहा? तो 16 वर्ष रहा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक फाइयान कौन? किसके समय आया? पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया। किसके समय आया भाई?
गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया कौन? फाहियान। क्लियर हो गया? इसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी दी है, राजनीतिक स्थिति का वर्णन नहीं किया इसने। क्या नहीं किया? और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति ही होती है। क्या होती है? हमारे लिए राजनीतिक स्थिति उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी की आर्थिक होती है, जितनी की सामाजिक होती है, धार्मिक भी उतनी नहीं होती। लेकिन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया, राजनीतिक स्थिति का वर्णन नहीं किया। फाहियान ने कहा कि गुप्त काल में वस्तु विनिमय का जो माध्यम था वो कौड़ी था। क्या था? यानी कौड़ियों में लेन देन होता था। आज भी बोलते हैं कि 2 कौड़ी का नहीं है, बोलते हैं। कौड़ी मतलब समुद्र में मिलती हैं, छोटी छोटी कौड़ियाँ होती हैं, लोग उसको माला क्या बनाते हैं, धागा डालकर उसको लटकाते भी हैं, बड़ा सुंदर लगता है कौड़ी, है ना। तो कौड़ियों में बताता है कि गुप्त काल में वस्तु विनिमय का जो माध्यम था वो क्या था? कौड़ी। क्लियर हो गया? उसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद का वर्णन करते हुए लिखा है, राजप्रासाद मतलब राजमहल का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह राजप्रासाद मानव कृति नहीं बल्कि देव निर्मित है। क्या है भाई? इसका ना एक राजप्रसाद मिला है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। कहाँ से मिला? बिहार से मिला है। उस पर्टिकुलर जगह का नाम मुझे याद नहीं है, हालांकि वो क्वेश्चन बन चुका है कि कहाँ से मिला है। ठीक है, वहाँ क्या मिला? पत्थर के खंभे मिले। क्या मिले? ना छत मिली, ना दीवार मिली, और बहुत बड़ा एरिया मिला। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि यार ये था क्या, मतलब पत्थर गए कहाँ या किस चीज़ से बना हुआ था। तो बाद में पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रासाद होता था वो लकड़ी से बना होता था। किससे? लकड़ी सड़ गई, लेकिन खंभे जो होते थे वो पत्थर के होते थे। किसके? अब आप बोलोगे यार लकड़ी के महल कैसे बन सकते हैं? तो कभी चाइना जाना और चाइना के राजा जो राज परिवार के लोग हैं उनके महल देख के आना, पूरे के पूरे लकड़ी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? उसमें पत्थर का प्रयोग होता होगा, लेकिन यहाँ पर पत्थर का प्रयोग होता था। और पूरा का पूरा जो महल था बहुत बड़ा महल था, बड़ी क्या बोलते हैं, सुरक्षा दी जाती थी चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य को पुरुषों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने उसके लिए महिला अंगरक्षिकाएं रखी थी। सम्रानुरागिनी बोलते थे उनको। क्या बोलते थे? और चंद्रगुप्त मौर्य किसी भी दिन अपने राजप्रासाद के एक ही कमरे में नहीं रहता था, कमरे बदल बदल कर रहता था। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी क्या हो सकता है, मतलब इतनी सुरक्षा दी जाती थी। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। छोटा मोटा आदमी नहीं था भाई, 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला उसने। कितनी? एक ऐसा राजा जिसके पास 6 लाख की सेना थी। इस समय हमारी जो आर्मी है देश की, इस समय हम 140 करोड़ है, हमारी आर्मी जो है वो कितनी है? 12 लाख की है। कितनी है? 12,20,000 होगी। इतनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी। इतनी मतलब अभी भी कितने हैं हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबको अगर मिला दें तो हमारी 20-25 लाख के आसपास होगी। उस जमाने में उस आदमी के पास 6 लाख की सेना थी, और ये विदेशी यात्री इसका वर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। 6 लाख लोगों का खाना पीना, हाथी घोड़े हथियार, समझ रहे हो? हाँ, तो सोचो धनानंद को क्या करने के लिए, तो धनानंद क्या चीज रहा होगा फिर। महापद्मानंद और धनानंद नाम सुना है? अरे भाई इसी का तो समूल नाश करना था नंद वंश का। किसको? चाणक्य को। किसको तैयार किया उसने? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इस पर एक ढंग का कोई पिक्चर बन जाए, कोई एक अच्छा सीरियल बन जाए और उसको बताया जाए ढंग से कि भाई था कौन चंद्रगुप्त मौर्य, कौन था अशोक सम्राट, 84,000 स्तूपों का निर्माता। लेकिन उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है, ताकि गर्व ना कर सको आप अपने इतिहास पर, है ना। चलो तो भाई राजप्रसाद मानव कृति नहीं बल्कि देव निर्मित था, इतना समझ में आ गया। अब है कॉस्मस। कौन है? कॉस्मस। इंडिको प्लेस्टेब्स इंडिको प्लेस्टेब्स नाम से विख्यात यूनानी भिक्षुक तथा व्यापारी समुद्री मार्ग से भारत आया और इसने श्रीलंका तक का व्यापार किया। किसने? इसके वृत्तांत से पता चलता है कि 5वीं-6वीं शताब्दी में भारत चीन व्यापार में सिंहल द्वीप एक महत्वपूर्ण बिचौलिए का कार्य करता था। भारत और चीन के बीच में व्यापार होता था भाई। सिंहल, श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो सिंहल है। जब हम बोलेंगे कि सिंहली अनुश्रुतियां, तो समझ लीजिए कि श्रीलंका में जो बातचीत चलती है दादा से परदादा, दादा से पोते, दादी से पोते, पोते से पोते
चलती है किंवदंतियां या अनुश्रुतियां, तो समझ लेना कि श्रीलंका के बारे में बोल रहे हैं हम। जब हम सिंहली लिटरेचर बोलेंगे तो समझ लीजिए श्रीलंका के बारे में बोल रहे हैं। इन सब के साथ हमारे संबंध किसी जमाने में प्राचीन भारत से ही है भाई। श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, चीन के साथ तो बड़े अच्छे व्यापारिक संबंध थे, फिर पता नहीं क्यों क्या हो गया। अगर ये सब लोग मिल जाएं, मतलब संबंध सुधार लें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो विश्व शक्ति मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यही क्षेत्र बनेगा। कौन सा? भारत हो गया, चाइना हो गया, है ना। चलो, तो लेकिन क्या लालच, लालच किसका? अनेक देशों के अपने अपने लालच हैं। जैसे चीन का है तो विस्तारवादी उस पर चलता है, वो क्या वन चाइना पॉलिसी, विस्तार कर रहा है वो, तिब्बत को कैप्चर कर दिया, है ना, अरुणाचल प्रदेश पे नज़र है, सिक्किम पे नज़र है, तो होता है कई बार। उस वजह से क्या होते हैं, आपके संबंध क्या होते हैं, बिगड़ते हैं। क्या करते हैं? इसके वृत्तांत से पता चलता है कि 5वीं 6वीं शताब्दी में भारत चीन व्यापार में सिंहल द्वीप एक महत्वपूर्ण बिचौलिए का कार्य करता था। इसकी पुस्तक भाई क्रिश्चियन टोपोग्राफी, कौन सी? कॉस्मस इंडिको प्लेस्टिब्स, इसकी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। ठीक है, अब आता है भाई वेनसांग। कौन? तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के नाम से किसको जानते हैं? वेनसांग को जानते हैं। किसके समय आया? हर्षवर्धन के समय आया। किसके समय आया? इसके यात्रा विवरण को क्या बोला जाता है? CU की। उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है। CU की किसका यात्रा विवरण है? आंसर वेनसांग का यात्रा विवरण है ना। तिमुचिन किसका नाम था भाई? तिमुचिन, तिमुचिन। एक क्वेश्चन ये भी आया एक बार, किसका नाम तिमुचिन था? क्या चंगेज खान का नाम था तिमुचिन? क्या चंगेज खान का नाम तिमुचिन था क्या? है? चंगेज खान का नाम था ना, एक बार क्वेश्चन पूछा। तिमुचिन किसका नाम था? आंसर चंगेज खान का। अब होता क्या कि इससे ना कुछ पता ही नहीं चलता आंसर क्या होगा। तिमुचिन, अब क्या बताना कि क्या होगा? CU की कैसे पता चलेगा किसका है? तो याद करना पड़ेगा। CU की किसका यात्रा विवरण है? आंसर वेनसांग का है। हर्षवर्धन के बारे में लिखता है, शिलादित्य लिखता है। क्या लिखता है? कुमार शिलादित्य के नाम से गद्दी पर बैठा था ना। भारत का अंतिम सम्राट कौन? हर्षवर्धन, महान सम्राट हर्षवर्धन। कुमार शिलादित्य, नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, 3 नाटक लिखे किसने? हर्षवर्धन ने। उसके दरबार में एक दरबारी कवि था बाण भट्ट, बाण भट्ट ने लिखी क्या? हर्षचरित और कादंबरी। ये तो याद हो गया होगा, ये भी नहीं हुआ। तो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक वेनसांग भाई सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। किसके समय में आया? हर्षवर्धन के समय में आया। तीर्थयात्रियों के राजकुमार कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कई वर्ष भारत में रहा, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय पता है ना, बिहार में है। अब तो शायद डिस्ट्रिक्ट बन गया हो, पहले राजगीर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, अब नालंदा अपने आप में शायद डिस्ट्रिक्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। वेनसांग क्यों करेगा भाई? कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? जबकि वेनसांग लिखता है कि शकरादित्य ने की थी। क्या क्या कहता है? शकरादित्य ने की थी। लेकिन इसकी स्थापना जो की थी वो कुमार गुप्त फर्स्ट ने की थी। किसने की थी? और कुमार गुप्त फर्स्ट कौन था? राजा था, है ना। कुमार गुप्त फर्स्ट किसका बेटा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बेटा था। किसका था? क्या था कुमार गुप्त फर्स्ट की मां का नाम? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की 2 पत्नियां थी, है ना। थी कि नहीं थी ये बताओ? अच्छा, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की तो एक बेटी प्रभावती गुप्त थी, बेटा था कुमार गुप्त। तो प्रभावती गुप्त की मां का नाम क्या था और कुमार गुप्त की मां का नाम क्या था? वैसे ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा जल्दी से अब यूपीएससी नहीं पूछती है, और फिर भी पता होना चाहिए। किसकी मां? कुमार गुप्त की माता का नाम ध्रुव देवी था, है ना। और प्रभावती गुप्त की मां का नाम? प्रभावती गुप्त की मां का नाम क्या था? कुबेर नागा। और ये ध्रुव देवी वही है, ये पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भाभी थी। क्या थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भाभी थी। कौन? ध्रुव देवी। तो हुआ क्या कि ध्रुव देवी के पति थे रामगुप्त। कलंक है गुप्त वंश पर। क्या है?
रामगुप्त पर शक शासक ने आक्रमण किया। शक शासक ने कहा या तो आक्रमण झेलो या अपनी पत्नी दे दो। तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी दे दी, किसको? शक शासक को। अब देवर था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा यार ये तो अपमान है गुप्त वंश का। वो गया, महिला का वेश धारण किया, शक खेमे में गया, शक शासक की हत्या की, अपनी भाभी को छुड़ाया ध्रुव देवी को, और क्या किया? विवाह किया। फिर ये विवरण कहाँ मिलता है? ये विवरण मिलता है देवी चंद्रगुप्ताम में। कहाँ मिलता है? देवी चंद्रगुप्ताम किसने लिखी? क्या विशाख दत्त ने लिखी? विशाख दत्त ने लिखी। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्ताम भी लिखी, और विशाख दत्त ने एक और पुस्तक लिखी, मुद्रा राक्षस। क्या लिखी? और गुप्त काल में लिखी ये किताब। कब लिखी? हाँ, तो दो क्वेश्चन बनते हैं भाई यूपीएससी में। एक बनता है कि विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? तो वृषल और कुलहीन कहा है। क्या कहा है और क्यों कहा है? वृषल का मतलब होता है जो धर्मच्युत हो, यानी जो धर्म से हट गया हो, क्योंकि एक यूनानी राजकुमारी के साथ विवाह कर रहा। उस जमाने में तो भैया बिरादरी से बाहर शादी मतलब, तो उसको बोल दिया वृषल। क्या बोल दिया? कि यूनानी मलेच कन्या के साथ विवाह कर रहा, बोल दिया वृषल। और दूसरा बोला कुलहीन। क्या बोला? कुलहीन है कि चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों है? क्योंकि मोर पालकों की पुत्री का पुत्र है। क्या है? इसीलिए उस वंश का नाम मौर्य पड़ता है। क्या पड़ता है? मौर्य। मोर पालने वाले अच्छे नहीं माने जाते थे उस जमाने में, ठीक है भाई? बेचते होंगे, मोर मारे जाते होंगे, मोर कटते थे, मोर खाते थे लोग पहले। अब आपका राष्ट्रीय पक्षी है पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस बोलते हैं ना, ठीक है। अब नहीं मार सकते आप मोर, उनके पंख कहीं गिरे हो, उन्हें चुग सकते हो, वो भी परमिशन लेनी पड़ेगी मेरे ख्याल से उसके लिए। ऐसा है? इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो देवी चंद्रगुप्ताम किसने लिखी? विशाख दत्त ने लिखी। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त ने लिखी। समझ में आ गया? ठीक है। तो भाई तीर्थ यात्रियों का राजकुमार वहेनसांग कहता है कि मैं नालंदा में भी पढ़ा। कहाँ पढ़ा? नालंदा में भी अध्ययन किया। और ये क्यों आते थे? ये महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश, उनकी शिक्षाओं को खोजने के लिए आते थे। क्या करने आते थे? बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने आते थे। बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था भारत। वो तो बख्तियारुद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी आया, उसका जनरल था बख्तियारुद्दीन खिलजी। वो गया दाईं तरफ, मतलब ईस्ट वाली साइड में गया, उसको नालंदा दिखा, नालंदा में आग लगा दी उसने। 9 साल तक जलता रहा नालंदा। फिर उसने विक्रमशिला को भी ध्वस्त कर दिया। सारे जितने भी जो लिटरेचर था ना, वो सब क्या कर दिया इन्होंने? आग लगा दी। क्या कर दी? तो बौद्ध शिक्षाएं बहुत हद तक क्या हो गई? जल गई। मतलब क्लियर हो गया? तो भाई CU की कहते हैं इसके यात्रा विवरण को। कन्नौज की धर्म सभा का यह अध्यक्ष भी था। जब वहेनसांग आया तो हर्षवर्धन ने सारे विद्वानों को बुलाया देश के। क्या बुलाया? सारे साधु संतों को बुलाया, महात्माओं को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, ठीक है। महामोक्ष परिषद बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इसके सम्मान में कराई गई महामोक्ष परिषद। तो क्या हुआ कि फिर बोला इसने कि अब पहले कन्नौज में बुलाई। कहाँ बुलाई? उसका अध्यक्ष इसी को बनाया गया। किसको? वहेनसांग को। बाद में क्या हुआ कि फिर बोला कि भाई अब प्रयाग में हर 5 साल में क्या होगी? महामोक्ष परिषद होगी। क्या होगी? इसीलिए बोला जाता है कि कुंभ मेला जो है उसको प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है, जो इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि, आपके नागा साधु और जो आपके विद्वान लोग जो आते हैं कुंभ में, उनको जो इकट्ठा करने का जो पहला काम किया था वो हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? बाद में फिर आपको पता है कि कुंभ तो फिर ज्योतिष के हिसाब से होता है कि कौन सा किस राशि में है ना, वो बता रखा है मैंने आपको उत्तराखंड में। कौन किस राशि में, सूर्य किस राशि में, बृहस्पति किस राशि में, है ना। रटंत विद्या घुटंत पानी, ऐसी विद्या कभी ना आनी। तो भाई बाद में फिर वो 12 साल में लगने लगा कुंभ। लेकिन इन विद्वानों को आमंत्रित करने का श्रेय किसको है, या कुंभ मेला शुरू करने का श्रेय किसको दिया था? हर्षवर्धन कुमार शिलादित्य को दिया था। इतना क्लियर हो गया? ठीक है भाई। वहेनसांग ने क्षत्रियों की वीरता की प्रशंसा की है भाई, और उन्हें राजाओं की जाति तथा शूद्रों को कृषक कहा है। क्षत्रियों की वीरता की प्रशंसा की है। इस देश को आक्रांताओं से बचाने वाले जो लोग थे वो क्षत्रिय थे। कौन थे?
वो क्षत्रिय थे, वरना इस देश में नहीं होता जैसे कब्जा करने वाले आते हैं, अगर ये ना होते, ये जाति ना होती, तो मेरे ख्याल से इस देश में तो पता नहीं क्या हो जाता। वो तो क्या है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जिन्हें बाद में राजपूत कहा गया, या जो लड़ाके थे हमारे क्षत्रिय लोग, इन्होंने उनको रोक के रखा है ना। सिकंदर भी अंदर कहाँ आ पाया, सिकंदर खाली सीमाओं में तो रहा, पोरस को ही तो हराया उसने, पोरस की सेना को देख के डर गया था सिकंदर। सिकंदर की समझ में आ गया था इतना तो यहाँ बॉर्डर पे है, अंदर तो पता नहीं कैसे कैसे होंगे, और आता एक बार धनानंद से लड़के देखता। जिसको अपदस्थ करने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को 6 लाख की सेना बनानी पड़ी, तो सोच सकते हो आप वो धनानंद कैसा रहा होगा। समझ में आया। उसके बाद आता भाई इत्सिंग। कौन आता है? इत्सिंग। ये 670 में आता है, 671 695 बोलते हैं, कहीं कहीं पर 670 लिखा होता है। ये भी चीनी यात्री है, बौद्ध धर्म और बौद्ध उपदेशों को ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया। इसकी पुस्तक का नाम है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। हिंदी में नहीं लिखी इसने, अपनी भाषा में लिखी होगी, लेकिन हिंदी वर्जन जो है उसका वो क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं में समकालीन भारत के लोगों की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत उल्लेख किया। इत्सिंग अपने साथ सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक की लगभग 400 प्रतियां भी ले गया। आपको पता है बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ होते हैं, 3 ग्रंथ हैं, वो कौन से हैं? 3 पिटक है, त्रिपिटकास बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? पिटक मतलब, क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने एक बार कि पिटक मतलब आंसर टोकरी, पहले लिखकर टोकरी में रखा जाता था, इसलिए पिटक बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? तो 3 पिटक है। विनय पिटक, बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियम किसमें है? आंसर विनय पिटक में। सुक्त पिटक, विभिन्न अवसरों पर महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन, क्या कहलाता है? सुक्त पिटक कहलाता है। और तीसरा पिटक जो बाद में लिखा गया, तीसरी बौद्ध संगीति में लिखा गया, उसका नाम है अभिधम्ब पिटक। क्या नाम है? तो उसकी 400 प्रतियां लेके गया कौन? इत्सिंग। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़े। ठीक। अगला है इब्न खुर्दाद। इब्न खुर्दाद, ये 864 एडी के आसपास आया। पूर्व मध्यकालीन भारत में 16 महान अरब भूगोलवेताओं में से एक था। भूगोलवेता था, अरब भूगोलवेताओं में से एक। कितने भूगोलवेता पढ़ते हैं हम? अरब भूगोलवेता 16। अरे यार, 2 चीजें होती हैं, भूगोलवेता बनना है या तो किताब पढ़ो, या फिर अपना एक जहाज बनाओ और घूमने निकल लो। तो अरबों ने क्या किया? अरबों के यहाँ कुछ तो होता नहीं था। क्या होता था? रेत, खजूर, नमक। नमक भी क्या? गंदा सा नमक। गंदा नमक मतलब कोई लेक है, उसमें थोड़ा बहुत पानी वो क्रैक पड़ गए, तो वही नमक था उनके लिए। क्या था? है ना, थोड़ा बहुत समुद्र से निकालते होंगे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने व्यापार किया बहुत पहले से। अरब, आपको पता है कि घोड़े के व्यापार में सुना होगा आपने कि दक्षिण भारत जब आप पढ़ रहे थे तो कृष्णदेव राय ने क्या किया? क्या किया? अरबों के साथ समझौता किया, कहा कि सारे घोड़े चाहिए मुझे। क्या चाहिए? है ना। या उससे पहले भी अगर आपने पढ़ा होगा तो अरब लोग क्या करते थे? घोड़े बेचते थे। तो क्या घोड़े अरब में होते हैं? घोड़ा मध्य एशिया का जानवर है भाई। घोड़ा कहाँ का जानवर है? मध्य एशिया का। इसका मतलब पहले मध्य एशिया जाते थे, वहां से लाते थे, फिर अन्य देशों में जाकर क्या करते थे? घोड़े बेचते थे। ये इनके व्यापार का, जगह जगह घूमते थे ये लोग, क्योंकि इनकी ज्योग्राफी इनके साथ नहीं थी। क्या नहीं थी? मेहनती थे ये लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनती नहीं थे। आज जैसे जैसे शेख हैं वैसे नहीं थे कि खाली खा ही रहे, पी, मतलब विलासिता में डूबे हुए, वैसे नहीं थे। इनके पूर्वज बहुत क्या थे। तो भूगोलवेता बन ही जाता आदमी। आप भी घूम लो, हिमालय पूरा घूम लो, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ये वही अरब हैं जिनकी वजह से हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं हम। किसको? ये जहाजों में पाल वाले जहाज लेके चलते थे, उसमें घोड़े ले जाते थे, है ना। तो क्या होता था कि जो 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड जो था, वहां पर क्या है कि वायुदाब क्या होता है? ज्यादा होता है। अब घोड़े, जो पाल वाला जहाज था वो आगे बढ़ता ही नहीं था। इन्हें लगता था घोड़े की वजह से भारी हो गया, घोड़ों को फेंक देते थे कहाँ? समुद्र में। इसलिए उसका नाम ही हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया। किसका? 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो फिर साउथ वाले को भी बोल देते हैं, बट 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की वजह से हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा उसका नाम। क्या पड़ा? तो यही तो थे वो लोग। वो तो बाद में क्या हो गया कि डीजल ने आविष्कार कर दिया इंजन का, इनके देश में क्या निकल गया नीचे? इनकी जो इबादत है वो पूरी हो गई। अल्लाह ने क्या दे दिया इनको? तेल दे दिया।
नीचे से निकला क्या, एक सड़ा हुआ गला सा बदबूदार क्या, कीचड़, जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, और उसी क्रूड ऑयल से पूरी दुनिया चल रही है, आपको पता है। समझ में आया? तो भूगोलवेता 16 अरब महान भूगोलवेताओं में से एक था इब्न खुर्दाद। इसने अपनी पुस्तक किताबुल मसाकी वल ममालिक, इसकी किताब का नाम क्या है? किताबुल मसाकी वल ममालिक, मार्गों एवं राज्यों की विवरणिका पुस्तिका। क्या किया इसने? लिखते भी थे ये लोग, में 9वीं शताब्दी की अंतर संचार व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई। क्या कराई? समझ में आया? ठीक है। इब्न खुर्दाद ने क्षत्रियों को 2 वर्गों, सबूक फूरिया यानी राजवंशीय सामंत और योद्धा, और कतरिया यानी साधारण क्षत्रियों में बांटा है। इसने क्षत्रियों की 2 शाखा बताई। एक इसने कहा कि सबूक फूरिया, अपने भाषा में लिखा है इसने सबूक फूरिया, जिसका मतलब ये होता है कि राजवंशीय सामंत, जो राजवंश से संबंधित होते थे और जो क्या थे? योद्धा थे। क्या थे? और एक थे कतरिया। कतरिया मतलब साधारण क्षत्रिय, कहने को क्षत्रिय थे मगर मेरे ख्याल से युद्ध बुद्ध में रत नहीं रहते थे। अन्य व्यवसाय क्या कर दिए थे इन्होंने, हैं? न खंजर उठेगी न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। सुना है? नहीं सुना है? चलो। न खंजर उठेगी न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। किसी ने कहा है ऐसा। तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया? अन्य व्यवसाय ले लिए। तो साधारण क्षत्रियों के बारे में उसने क्या बोला? कतरिया। क्या बोला? कतरिया। इतना समझ में आ गया। इब्न खुर्दाद के बारे में समझ में आ गया। किताब का नाम याद हो गया, किताबुल मसाकी वल ममालिक। किताबुल मसाकी वल ममालिक मतलब मार्गों एवं राज्यों की विवरणिका पुस्तिका। चलो, उसके बाद आता है एक अल मसूदी, बड़ा इंपॉर्टेंट। कौन? ये 957 एडी का है, अरबी यात्री है। ये भी कहाँ का है? अरबी यात्री है। इसने प्रतिहार राज्य का दौरा किया। प्रतिहार वंश याद है? गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार वैसे कौन होते थे? प्रतिहार पहले उनको बोला जाता था जो द्वारपाल, द्वारों के रक्षक जो होते थे उनको प्रतिहार बोला जाता था। लेकिन शायद इनको प्रतिहार इसलिए कहा क्योंकि ये सीमाओं के रक्षक थे। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? सीमाओं के रक्षक। इस देश के जो दरवाजे थे वो पश्चिमी साइड में खुलते थे, तो वहां का इन्होंने रक्षा की, इसलिए इनको क्या कहा गया? प्रतिहार। समझ में आया? तो भाई प्रतिहार, तो क्या हुआ कि प्रतिहारों के समय में इसने दौरा किया। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जरा और राजा को बोरा कहकर पुकारता है। क्या कहता है? अब यहां से यूपी वालों ने क्वेश्चन पूछा कि प्रतिहार राजा को अल मसूदी क्या कहता है? आंसर बोरा। अब पता नहीं क्यों कहता है। हम तो ये बोलते हैं बोरा गए हो क्या, नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, बट ये राजा को बोरा कहता है। इसका शाब्दिक अर्थ ढूंढना। इसकी किताब का नाम इंपॉर्टेंट है भाई, महजुल जहाब। इसकी किताब का नाम क्या है? अल मसूदी की महजुल जहाब। ये अपने यात्रा वृत्तांत और भौगोलिक टिप्पणियों का संकलन प्रस्तुत करता है। इसमें किसमें? महजुल जहाब में। अब आता है भैया अल बरूनी, अब तक का मुस्लिमों में सबसे इंपॉर्टेंट। कौन? अल बरूनी। 1024 से 1030, 1024 से 10। भारत आने वाले प्रमुख अरब यात्रियों में अल बरूनी उर्फ अबू रेहान। यहां से क्वेश्चन बना, अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? आंसर अबू रेहान। पहले ही अपने नाम के आगे अबू लगा देते थे ये। वैसे अब्बू किसे बोलते हैं? पापा को बोलते हैं। अबू रेहान। चलो, यह महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया। दूसरी बार क्वेश्चन पूछा, अल बरूनी किसके साथ आया? आंसर महमूद गजनवी के साथ आया। ये महमूद गजनवी कौन था? ये लुटेरा था, है ना। इसने एक मकड़ी देखी थी। क्या देखी थी? मकड़ी 16 बार 17 बार ऊपर नीचे हुई, तब जाके क्या किया उसने? अपना जाला वाला जो भी समझ गया क्या करना है। सोमनाथ को लूटता रहा ये बार बार। क्या किया? तो सोमनाथ जो पड़ता गुजरात में पड़ता है, मंदिर था, धन का अपार, सोना चांदी हीरे जवाहरात कहाँ थे? सोमनाथ के मंदिर में थे। बताया जाता है कि जो मूर्ति भी थी वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट में हवा में थी, मतलब नीचे नहीं थी। क्या थी? हवा में थी की मूर्ति। जब आक्रमण हुआ तो बताया जाता है कि जो पुजारी लोग थे उन्होंने ऊपर वाले पर क्या किया? उन्हें विश्वास था कि वो हमें बचाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महमूद गजनवी ने कत्लेआम किया,
सोमनाथ को लूटा तोड़ा और उसके बाद अपने देश ले गया। उसी गजनबी के साथ आया था कौन? अल-बरूनी। क्या आया था? यहां रहते हुए उसने खगोल विद्या, ज्योतिष, प्रकृति विज्ञान, धातु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संस्कृत, रसायन शास्त्र आदि विषयों का विस्तृत विवरण किया। क्या क्या किया उसने? उसने कहा भाई यहाँ का खगोल विद्या बड़ी गजब की है, ज्योतिष बड़ा गजब का है, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संस्कृत, रसायन शास्त्र, इन सब का विवरण किया है। अल-बरूनी ने किताब लिखी भाई, तहकीके हिंद, किताबुल हिंद। क्या लिखी? तहकीके हिंद, किताबुल हिंद, जो कि 11वीं शताब्दी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। अगर आपको 11वीं शताब्दी के भारत को देखना है तो आप किताबुल हिंद या तहकीके हिंद को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा 11वीं शताब्दी में भारत कैसा था। उसके अनुसार ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों को काफी लंबे समय तक मृत्युदंड नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? मृत्युदंड नहीं दिया जाता था ब्राह्मणों को, क्योंकि कानून बनाने वाले कौन लोग थे? ब्राह्मण थे। तो उन्होंने अपने आप को मृत्युदंड से क्या किया? दूर रखा। एक स्थान पर पढ़ते हैं एंशिएंट में कि 7 प्रकार के कुछ इस प्रकार के दंड नहीं देने हैं। किसको? ब्राह्मण को। अगर वो दोषी भी है तो उसको दंड नहीं देना है। नंबर 1 उसका अपमान नहीं करना है। नंबर 2 उसको क्या? अंग भंग नहीं करना है। नंबर 3 उसको देश निकाला नहीं देना है। नंबर 4 उसको क्या नहीं करना है? कोड़े नहीं मारने हैं, मतलब शारीरिक पीड़ा नहीं देनी। तो वो जो चीजें बता रखी ना, लास्ट में निचोड़ यही निकलता है कि जो दोषी है वो उसको छोड़ देना है, क्योंकि जितने भी प्रकार के दंड दिए जा सकते थे वो उसमें उल्लेख कर रखा है। क्या कर रखा है? समझ में आया? ठीक है। तो मृत्युदंड से छूट थी, कौन बोलता है भाई? अल-बरूनी कहता है ब्राह्मणों के लिए सबसे कठोर दंड क्या था? देश निष्कासन। क्या था? ये मैं बहुत एंशिएंट की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी बताया, लेकिन इस समय तक देश निष्कासन दिया जाता था। एक बार तो हमने ये भी पढ़ा कि बिंदु लगा दिए जाते थे। अगर किसी ब्राह्मण ने कोई अपराध कर दिया तो उसके माथे पर बिंदु, उस प्रकार के बिंदु, जैसे चोरी की है तो चोर वाला बिंदु, कोई राजद्रोह किया है तो राजद्रोह वाला बिंदु, मस्तक पर क्या कर दिया जाता था? कभी हमने पढ़ा है कि दूध में डुबाकर मारा जाता, पानी में डुबाकर मृत्युदंड दिया जाता था। तो अलग अलग समय में अलग अलग क्या हुआ? प्रावधान पढ़ने पड़ते हैं इतिहास में। इतना समझ में आ गया कि ब्राह्मण को मृत्युदंड कैसे दिया जाता था? आंसर, पानी में डुबाकर। जरा देखना मौर्य काल में तो ब्राह्मणों के लिए भाई सबसे कठोर दंड जो था वो देश निष्कासन था, क्योंकि अल-बरूनी आया बहुत बाद में, 1024 भाई, अभी ज्यादा साल नहीं हुए। कितने हुए? हाँ जी, लगभग 1000 साल पहले, लगभग। मैं एंशिएंट की बात कर रहा हूं। तो कभी तो पानी में डुबाकर मृत्युदंड दिया गया, कभी मस्तक पर बिंदु बना दिए गए, कभी क्या किया गया। उससे पहले ये बोला गया कोई दंड ही नहीं देना है। क्या नहीं देना है? उसके अनुसार किसी ब्राह्मण के विरुद्ध किए गए घातक अपराध के लिए किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं पाई जा सकती थी। किसी ब्राह्मण की हत्या करना महानतम अपराध था, जिसे व्रज हत्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्रज हत्या कहा जाता था। अल-बरूनी ने 4 परंपरागत जातियों का उल्लेख किया है। इन जातियों से बाहर के लोग अंत्यज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अंत्यज कहलाते थे। उसने अछूतों की सबसे लंबी सूची दी है, जिन्हें छूना नहीं है, अनटचेबल्स। ठीक है, उसने अछूतों की सबसे लंबी सूची दी है। अल-बरूनी ने तत्कालीन समाज में वैश्यों और शूद्रों में कोई अंतर नहीं पाया। वैश्यों और शूद्रों में कोई अंतर नहीं पाया। यदि इनमें से किसी भी जाति के लोग वेदों का पाठ करते थे तो राजा उनकी जीभ कटवा देता था। इतना समझ में आ गया? राजा उनकी जीभ कटवा देता था। तो आप तो खाली ये पढ़ते हो ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खाली क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान के पिता। कभी अंबेडकर की पुस्तकों को पढ़ना। हु आर टचेबल, हु आर टचेबल्स, जरा देखना अंबेडकर की किताबें निकालो कौन कौन सी हैं। वाई वी आर इन द 4th वर्णा, ऐसे करके लिखी है उन्होंने किताबें, अध्ययन किया उन्होंने बहुत ज्यादा भाई। हु आर untouchables, who are untouchables and why they are untouchables, why we are in the 4th वर्णा, हम चौथे वर्ण में क्यों हैं, अनटचेबल कौन है, वो अनटचेबल क्यों है। इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने। देखिए तो जरा, अनटचेबल्स वाली कोई पुस्तकें हैं उनकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकों के नाम बताइए। हाँ, Who are the Shudras? Why they are untouchables? Who are the Shudras and why they are
अनटचेबल्स, और क्या लिखा उन्होंने? annihilation of caste. एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और क्या लिखा उन्होंने? Caste is in India. खाली संविधान थोड़े लिखा उन्होंने, बहुत सारी किताबें लिखी भाई, उन किताबों को भी पढ़ना है आपने, नाम तो याद रखना है, पढ़ना तो मुझे नहीं लगता कि वहां तक पहुंच पाओगे। हाँ जी, कास्ट इन कास्टिज्म इन इंडिया। और हाँ, रिडल्स इन हिंदुइज्म, ठीक है। इसी The untouchables. द अनटचेबल्स। एक और बड़े विद्वान व्यक्ति हुए, उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी। किसने लिखी गुलामगिरी? हु रोट द बुक गुलामगिरी? वो अंबेडकर ने नहीं लिखी है, लेकिन गुलामगिरी किसने लिखी? हाँ जी, ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले बोले, महात्मा ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी। कौन सी किताब लिखी? हाँ, वैसे उनकी कास्ट थी गोरे, लेकिन फूल बेचने के कारण उन्हें बाद में क्या कहा गया, इस देश में बड़ी समस्या है, फूल बेच रहे तो फुले, तो महात्मा ज्योतिबा फुले। वैसे क्या थे वो? ज्योतिबा गोरे, बाद में बन गए ज्योतिबा फुले, ठीक है, गुलामगिरी। तो भाई अब अगला हमने पढ़ना है भाई, अलबरूनी का बता दिया मैंने, अब हमने अगला पढ़ना है चाउ जू कुआ। टाइम बताइए क्या करना है? कंटिन्यू, ठीक है, इतना करो।